चलिए यार आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 8 जिसमें हम लोग करने वाले हैं थोड़ा-सा देखते हैं इंटरनल सीएसएस क्या होती है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है और अगर बीच में हम लोग को टाइम मिल गया तो क्लास और आईडी के बारे में भी सीख लेंगे थोड़ा-सा, क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनलाइन सीएसएस के बारे में देख लिया था, ठीक है? कि इनलाइन सीएसएस क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया था कि यार लाइन के अंदर जो हम टैग यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम p टैग यूज़ कर रहे हैं, उसी के अंदर अगर हम लोग एक स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड कर दें और उसके अंदर उसके सीएसएस का कोड लिख दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। लाइन के अंदर ही सीएसएस यूज़ करने को बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। सेम चीज़ जब मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस की बात कर रहा हूँ, तो इंटरनल सीएसएस मतलब मैं डॉक्यूमेंट के अंदर यानी कि जो सेम डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगेन मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है जिसमें index.html की एक फ़ाइल है हमारे पास। हाँ, index.html की फ़ाइल है हमारे पास और इसके अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है प्रॉपर हमारे पास बॉयलर प्लेट वगैरह है पूरी कोड की, ठीक है? इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैं जब सीएसएस का यूज़ करूँगा तो उसको मैं बोलूँगा इंटरनल सीएसएस। अभी तक हमने क्या देखा था कि यार हम लोगों ने डॉक टाइप एचटीएमएल कर लिया था, सबसे पहले डिफाइन कर लिया था। एचटीएमएल आ गया था जिसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट ऐड करा था लैंग के नाम से यानी लैंग्वेज हम डिफाइन कर रहे थे इंग्लिश। उसके बाद था हमारे पास हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर हम लोगों ने काफ़ी काम करके देखा, पूरी एचटीएमएल हमारी सारी खत्म हो चुकी है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह हमने देखे थे, बहुत सारे टैग हमने हेड के अंदर अभी तक हमने सिर्फ़ एक टैग का यूज़ करा है, वो है टाइटल, ठीक है? अब अगर मैं वापस तुम लोगों को एक बार लेके चलूँ example.com पे, ठीक है? example.com, ठीक है? अगर हम लोग वापस यहाँ पे चलते हैं और इसका व्यू पेज सोर्स करते हैं या फिर कंट्रोल व्यू से भी इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो इधर देख सकते हो यार, ये बॉडी के अंदर यहाँ पे एक डिवीज़न टैग है, H1 है, पैराग्राफ है, ए लिंक है, ठीक है? बट जितना भी स्टाइल का कोड है, जो भी हमारी सीएसएस है, वो सारी की सारी कहाँ है? हेड के अंदर एक टाइटल का टैग है, मेटा के टैग आते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया था, बट मैंने अभी हटवा रखे हैं क्योंकि हम लोग उसको बाद में देखेंगे, उसका क्या सीन है, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास एक स्टाइल टैग, ठीक है? तो जब भी हम लोगों को स्टाइल टैग इंटरनल सीएसएस में यूज़ करना होता है, तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं हेड के अंदर। तो मैं हेड के अंदर जाता हूँ, टाइटल के नीचे मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, ठीक है? स्टाइल लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि यार मेरा जो स्टाइल है उसका टाइप क्या है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट कि मैं टेक्स्ट में लिख रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ? सीएसएस। तो स्टाइल और एट्रीब्यूट एक ऐड होगा टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रखी है स्टाइल टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस और इसके अंदर अब हम लोग अपना सारा का सारा सीएसएस का कोड लिख सकते हैं। ठीक है? तो मैं फिलहाल ये example.com हटा देता हूँ वापस यहाँ से। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बता रखी है, ठीक है? और इससे पहले कि मैं बताऊँ कि एक्चुअली क्या क्यों हम लोग ऐसे अलग-अलग टाइप की सीएसएस को यूज़ करते हैं, एक ही तरीके से क्यों नहीं कर लेते? सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक जनरल रूल होता है, ठीक है? जनरल रूल सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए क्या होता है, हमको यहाँ पे एक सिलेक्टर बताना होता है कि हमारा सिलेक्टर क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं बॉडी के अंदर एक H1 बना देता हूँ, ठीक है? मैंने एक H1 टैग बनाया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं और इसको लाइव सर्वर में ऑन कर लेते हैं। ऑल्ट एल ऑल्ट ओ साइड में तुमको कीबोर्ड शॉर्टकट दिख ठीक है? तो हमारे पास ये H1 आ गया एक। अब मैंने यहाँ पे स्टाइल जो टैग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख रखा है। मैं स्टाइल टैग के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं डालूँगा पहले सिलेक्टर। यहाँ पे मैं सिलेक्टर डाल सकता हूँ किसी भी टैग का नेम। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट H1 लिखूँगा। एंगुलर ब्रैकेट्स मत डालना यहाँ पे, इस तरीके से मत लिखना यहाँ पे, इस तरीके से H1 मत डालना। ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे तुमको डायरेक्ट H1 लिखना है कि मैं जितने भी H1 है, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी H1 है, सॉरी H1 है, उन सबको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाएँगे तुम्हारे कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब तुम सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, वो तुम कर दो 500%, ठीक? यहाँ पे चल के देख लेते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। इसके अलावा मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जो कलर है इसका वो मैं कर देता हूँ एक्वामरीन। तो कलर चेंज हो गया, थोड़ा-सा डार्क कर लेते हैं। ब्लू, ब्लू में हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं अब यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, वरना मेरे को क्या करना पड़ता, मैं H1 के अंदर जाता, यहाँ पे स्टाइल लिखता, स्टाइल के अंदर पहले मैं जाता, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन करता, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं इसका कलर डिफाइन करता। कलर इस तरीके से मेरे को करना पड़ता है, बट क्योंकि अब मैंने सारा का सारा काम अपने हेड के अंदर ही कर लिया है, तो मेरा जो काम है वो आसान हो गया है।
काम आसान कैसे हो गया है, मैं ये चीज़ बताता हूँ। मेरे पास H1 जो था वो पूरा रेडी हो चुका है यहाँ पे, क्लियर? मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ यार, एक पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ और इधर से चलते हैं क्योंकि इस बार हमको एक्चुअली एक बड़ा पैराग्राफ चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, लॉरेंट जनरेटर पे जाता हूँ, फर्स्ट वेबसाइट मेरी, ठीक है? सॉरी मेरी नहीं, लॉरेंट की। यहाँ से थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे नीचे जाके, लॉरेंटिज़म पता हो अगर तुमको कि डमी टेक्स्ट को लॉरेंटिज़म बोलते हैं, और मैं यहाँ से पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को 5 पैराग्राफ चाहिए और जनरेट लॉरेंटिज़म। जनरेट करा, ये 5 पैराग्राफ आ गए। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? सारे 5 के 5 मैंने कॉपी कर लिए, पेस्ट और ज़ेड, ठीक है? तो ये मेरे पास 5 पैराग्राफ आ गए हैं। अब मेरे को काम सिर्फ़ इतना करना है कि यार जो पैराग्राफ टैग का एंड है वो मेरे को यहाँ पर करना है सब में, ताकि मेरे पास एक्चुअली 5 पैराग्राफ बन जाए। टेक्स्ट पर भी पास और हमको सिर्फ, ठीक है? हमारे पास ऑटोमेटिकली पे डला हुआ है, क्लियर? इधर आ जाते हैं, इंटरनल सीएसएस पे चल लेते हैं और ये हमारे पास 5 पैराग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहे हैं। सेम हमने यहाँ पे 5 पैराग्राफ बना दिए हैं, ठीक? क्लियर है इतना? अब हमको क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यार ये जितने भी पैराग्राफ हैं, ये जितने भी पैराग्राफ हैं, मैं इसका क्या करता हूँ, मैं बॉडी में जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे चलते हैं और मैं बोल देता हूँ कि यार बॉडी, अगर मैं सिलेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, बॉडी को मैं बोलता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो तुम कर दो ब्लैक। ब्लैक कर दिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा यार, पैराग्राफ दिखाने के लिए सारे के सारे पैराग्राफ का कलर चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इंटरनल सीएसएस का यूज़ करूँ, तो मेरे को पहले पैराग्राफ टैग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जाके बोलूँगा स्टाइल, स्टाइल के बाद मैं जाके बोलूँगा कि इसका जो कलर है वो कर दो व्हाइट, व्हाइट। मेरा पहला पैराग्राफ व्हाइट हो चुका है। मैं इतने स्टाइल को कॉपी करूँगा यहाँ से, ठीक है? कंट्रोल सी कॉपी और इधर जाके पेस्ट। यहाँ जाके चेक करूँगा अब सेकंड पैराग्राफ। अब मैं एक-एक करके सारे के सारे पैराग्राफ यहाँ पे स्टाइल करूँगा। अभी मैंने सिर्फ़ 5 पैराग्राफ बना रखे हैं। अगर तुमको एक बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी हो और सेम चीज़ तुमको बार-बार, बार-बार, बार-बार सेम स्टाइल सब में रिपीट करना पड़े, तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तुमको कितना सारा कोड लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ़ क्या करा है, सिर्फ़ कलर डिफ़ाइन करा है मैंने यहाँ पे, ठीक है? कलर मैंने इसका व्हाइट करा है। जब भी तुम सीएसएस का यूज़ करना चालू करते हो, एक एक्चुअली एक बिग स्केल जो प्रोजेक्ट होता है, तुम्हारा एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर, तो तुमको बहुत सारी सीएसएस का यूज़ करना पड़ता है। वो इतनी सारी सीएसएस प्रॉपर्टीज़ अगर तुम यहाँ पर डालोगे ना, तो एचटीएमएल और सीएसएस जो दोनों हैं, वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएँगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या बनाया गया था, इंटरनल सीएसएस को बनाया गया था। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। वापस अगर मैं अपना आउटपुट चेक करूँगा, तो ये वापस ब्लैक हो चुका है। मैं इधर जाता हूँ, सीएसएस सिलेक्टर, पी टैग, मैं बोल रहा हूँ जितने भी पी टैग हैं, सॉरी ये वाला नहीं, पहले बेसिस, मैं बोल रहा हूँ जितने भी पी टैग हैं, उन सबके कलर तुमको क्या करने हैं, तरीके से सबके कलर कर दो व्हाइट, क्लियर? तो मैंने जैसे ही करा, सेम डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पी टैग होंगे, वो सारे के सारे व्हाइट हो जाएँगे। तो सिंपल ये 3 लाइन का कोड, वैसे एक्चुअली 1 ही लाइन का है, 3 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो सिंपल 1 लाइन का कोड लिखने से मेरे को, मैं क्या कर पा रहा हूँ, जितने भी पैराग्राफ हैं, उन सबको स्टाइल कर पा रहा हूँ। अगेन मैं यहीं पर ही और प्रॉपर्टीज़ की डिफाइन कर सकता हूँ कि यार मेरे को जो फॉन्ट साइज़ है, वो करना है 150% ताकि थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, ठीक है? तो ये सारे के सारे बड़े हो गए, क्लियर? इस तरीके से हम लोग इंटरनल सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बता रखी है सर, कि इनलाइन सीएसएस जो है वो तुम्हारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ना ही तुम्हारी कोड की एफिशिएंसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी है। इस वजह से, क्योंकि यार जब भी तुम कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें एचटीएमएल और जो सीएसएस है, दोनों जो चीज़ें हैं वो हो जाएँगी मिक्स अप, और जो तुम्हारी एचटीएमएल फाइल है वो एक्चुअली काफ़ी बड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तुम्हारी एचटीएमएल फाइल के ऊपर जब भी सर्वर उसको लोड कर रहा होता है। इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनल सीएसएस का। यहाँ पे मैंने बता रखा है, ये तुम्हारा एक जनरल रूल आ गया, तो सिलेक्टर, यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 उसकी वैल्यू, यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 और फिर सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करके दिखा रखी है, इसको देख सकते हो।
इंटरनल सीएसएस क्लियर? सेकंड टॉपिक भी देख लेते हैं यार, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है हमारा, उसके बाद फिर हम लोग डाउट्स वगैरह लेंगे, किस तरीके से होता है। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि अब नाम से हमको पता चल रहा है कि यार सीएसएस हम लोग एक्सटर्नली लिख रहे हैं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट के बाहर कहीं पे लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं, या तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल मैं क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूँगा, यहीं पर ही ये न्यू फाइल का हमारे पास आइकन है, ये हमारे पास न्यू फ़ोल्डर का आइकन है। मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस। मैं जैसे ही इस पे एंटर करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो डॉट सीएसएस एक्सटेंशन का यूज़ करा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन का यूज़ कर रहे थे एक एचटीएमएल फाइल बनाने के लिए। हमें एक सीएसएस फाइल चाहिए, इसलिए हम लोग डॉट सीएसएस का यूज़ करेंगे और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सीएसएस का आइकन भी आ चुका है। ठीक है? तो इससे हमको पता चल गया है कि हमारी स्टाइल शीट जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, ये जितना भी स्टाइल का कोड लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक? आउटपुट चेक करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल जैसा आउटपुट आ रहा था वो आ चुका है। इंटरनल सीएसएस हटा देता हूँ और यहाँ चलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस आउटपुट। ठीक, यहाँ पे आ गए हम लोग स्टाइल डॉट सीएसएस में। अब मैंने इसका नाम स्टाइल डॉट सीएसएस रखा है, तुम लोग लिटरली इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रखा था और मैंने बताया था कि तुम इंडेक्स फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। बट जब भी सर्वर लोड करेगा तो वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को लोड करेगा और इसके साथ जो स्टाइल की जो फाइल लिंक होती है वो होती है स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से लिंक होती है। क्लियर? तो यहाँ चलते हैं। अच्छा, कंट्रोल टैब यूज़ करके अब तुम, क्योंकि तुमको बार-बार स्विच करना पड़ेगा, बार-बार एचटीएमएल लिखनी है, फिर बार-बार सीएसएस लिखनी है। तो बजाय कि माउस को बार-बार इधर-उधर करने के, तुम लोग कंट्रोल टैब का यूज़ कर सकते हो, अलग-अलग टैब्स खोलने के। ठीक है? तो अब यहाँ पे चलते हैं। सीएसएस फाइल में हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे चलते हैं हम लोग एचटीएमएल फाइल में और इधर देख लेते हैं हम लोगों को लिंक किस तरीके से करनी है यार। हम लोगों को क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे सीएसएस लिखी, पहले मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, H1 आ गया हमारे पास। सेम जैसे हमने स्टाइल टैग के अंदर लिखा था एज़ इट इज़, स्टाइल टैग यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। H1 लिखा, H1 का हमने बोल दिया कि यार जो इसका कलर है, वो तुम कर दो रेड, ठीक? और यहाँ से चलते हैं और मैं बोलता हूँ कि यार जो P टैग है, उसका तुम कलर कर दो एक्वा। ठीक है? मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, हालाँकि मैंने सीएसएस लिख दिया है। किस वजह से? क्योंकि अभी यार हमारे इंडेक्स वाली फ़ाइल को ये नहीं पता है कि इसकी सीएसएस कहाँ पर है। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए हम लोग इस कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है? इस कोड में क्या है, सबसे पहले हम लोग लिंक टैग का यूज़ करेंगे किसी भी फ़ाइल को लिंक करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और टाइटल हेड के अंदर ही, टाइटल के ठीक बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने स्टाइल टैग डाला था, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लिंक। ठीक है? लिंक कर दिया। लिंक एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो हम लोगों के पास एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग नहीं आएगा, 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं आएँगी। लिंक के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, अब थोड़े से एट्रिब्यूट्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि पहला है आरईएल। रिल का मतलब होता है रिलेशनशिप, ठीक है? उसकी रिलेशन क्या है? तो रिलेशन जो है वो है स्टाइल शीट। तो यहाँ चलते हैं लिंक के अंदर और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रिल और यहाँ पे बोलेंगे हम लोग स्टाइल शीट कि एक्चुअली जो हम लोग, जो फ़ाइल हम लोग लिंक करने वाले हैं, उसका काम क्या है, वो क्या चीज़ है? तो वो क्या चीज़ है? स्टाइल शीट है। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ हमको यहाँ पे टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि यार जो जो भी फ़ाइल हम लोग लिख रहे हैं, जो भी लिंक कर रहे हैं सॉरी, उसका टाइप क्या है? तो जैसे हम लोगों ने पहले करा था टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, सेम यहाँ पर भी। और लास्ट में हमको एक href बताना पड़ेगा, हाइपरलिंक रेफरेंस। तुम लोगों को याद होगा जब हमने एंकर टैग के बारे में पढ़ा था, ए टैग के बारे में, जब हम लिंक वाला सेक्शन खत्म कर रहे थे अपना। सेम हम लोगों ने href का यूज़ वहाँ भी करा था, सेम हम लोग href का यूज़ यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर अब तुमको लोकेशन बतानी है कि यार तुम्हारी जो फ़ाइल है स्टाइल सीएसएस जो है, वो वाली लोकेशन का है। तो मेरी और किसी फ़ोल्डर में नहीं है, इसी फ़ोल्डर में है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डायरेक्ट स्टाइल डॉट सीएसएस। हमारे पास ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या हो चुका, हमारा पूरा का पूरा लिंक हो चुका है कंप्लीट। तो लिंक, उसके बाद हमने क्या करा, रिलेशन हमने बताया स्टाइल शीट। उसके बाद टाइप है, टाइप में हमने बताया कि टेक्स्ट स्लैश सीएसएस में हम लोगों ने टाइप डिफाइन कर दिया है। और लास्ट हम लोगों को ये बताना है कि जो हमारी स्टाइल शीट है वो एक्चुअली कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है। तो उसके लिए href और फिर हमने यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया। फाइल में जाके हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे सीएसएस का यूज़ कर ही रखा है। 2 अलग-अलग फाइल बिल्कुल सेपरेट हो चुकी हैं, एचटीएमएल अलग हो चुका है और सीएसएस अलग हो चुकी है। ये देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो इंटरनल सीएसएस पे चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हो कि अब हमारी जो सीएसएस है, प्रॉपर जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि H1 का कलर जो है वो रेड कर दो, तो ये रेड हो चुका है और जो पैराग्राफ थे वो सारे के सारे एक्वा हो चुके हैं।
यहीं पर ही अब अगर मैं बोलूँ सॉरी, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि यार बॉडी टैग का जो बैकग्राउंड कलर है, वो मैं क्रिम्सन, ठीक है? तो ये क्रिम्सन सा हो गया, मैं इसको रेड से हटा के ठीक, थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है। क्लियर? ये चीज़ हो गई है हमारे पास। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल सीएसएस का। तो इंटरनल सीएसएस हमारी खत्म, एक्सटर्नल सीएसएस भी खत्म और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनलाइन सीएसएस करी थी, तो आई होप वो भी समझ में आ गई हो। सेम चीज़ मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बता रखी है कि यार इंटरनल सीएसएस भी एक अच्छी चीज़ है, वेब पेज को स्टाइल करने के लिए। बट उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि यार जब हम लोग अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर जाते हैं, तो बॉडी टैग के अंदर तुम लोग क्या लिख रहे हो? अपना जितना भी तुम्हारा जो भी कंटेंट है तुम्हारा वेब पेज के ऊपर शो करने के लिए वो सारा का सारा आ रहा है। इसके अलावा तुम लोग हेड के अंदर ही क्या कर रहे हो, तुम हेड के अंदर सारा का सारा स्टाइल टैग लिख रहे हो। उसमें 2 चीज़ें हो रही हैं खराब। पहली चीज़ खराब क्या हो रही है कि यार अगेन दोनों चीज़ें मिक्स अप हो रही हैं। जो कोड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, जो कोड फाइल है वो बहुत लंबी होती चली जा रही है। वहाँ पे एचटीएमएल का कोड भी उसी फाइल के अंदर है और सीएसएस का कोड भी उसी फाइल के अंदर है। पहली चीज़ तो ये वहाँ पे गलत हो रही है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोड फाइल छोटी होनी चाहिए ताकि बिल्कुल एफिशिएंट रहे, सर्वर उसको तुरंत लोड कर सके। सेकंड चीज़ वहाँ पर क्या हो रही है कि यार जब भी वेब पेज लोड होता है ना, तो सर्वर उसको कहाँ से रीड करना स्टार्ट करता है, यहाँ टॉप से रीड करना स्टार्ट करता है कि यार उसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, फिर उसके बाद एचटीएमएल क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसको हेड को वो रीड करना स्टार्ट करेगा। तो वो लोड भी इसी तरीके से करता है। तो पहले टाइटल को लोड करेगा, टाइटल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा यार, बजाए कि तुम्हारा कोई भी कंटेंट शो होने के यहाँ पे, वो क्या लोड करने लग जाएगा, तुम्हारे जितना भी स्टाइल है उसको लोड करना स्टार्ट कर देगा वो पहले। जो भी एचटीएमएल है, जो सर्वर है, वो क्या करेगा सबसे पहले तुम्हारा स्टाइल लोड करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले स्टाइलिंग आएगी, उसके बाद कंटेंट आएगा। हम क्या चाहते हैं एज़ अ वेब डेवलपर या एज़ अ वेब डिज़ाइनर हम लोग चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए, तो सबसे पहले उसको कंटेंट शो हो, उसके बाद उसको स्टाइलिंग शो हो। हम लोग क्या चाहते हैं कि पहले उसको कंटेंट शो हो, उसके बाद उसको स्टाइलिंग शो हो और लास्ट में जो भी वेबसाइट के फंक्शंस हैं, वो वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर रन करनी स्टार्ट करें। तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग सीएसएस को बिल्कुल सेपरेट फ़ाइल के अंदर उठा के डाल देते हैं कि यार अब ये जो है, वो बिल्कुल सेपरेट फ़ाइल में चलेगी। तो वो इस फ़ाइल को जब तक लोड करेगा, तब तक वो क्या करेगा यार, हमारे एचटीएमएल के कंटेंट को लोड करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे एचटीएमएल का कंटेंट लोड हो जाएगा, जैसे ही हमारी स्टाइल सीएसएस हमारी जो फ़ाइल है, वो लोड हो जाएगी। धीरे-धीरे हमारे उसके ऊपर स्टाइलिंग भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब जब 4G और 5G वाला जो हमारा एरा चल रहा है, इसमें तो हमारे पास सर्वर बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गए हैं और कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है, सारी की सारी चीज़ें बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाती हैं। वेबसाइट भी बहुत जल्दी लोड हो जाती है। ये चीज़ पहले बहुत ज़्यादा मैटर करती थी जब 2G और 3G वाला टाइम था, ठीक है? क्योंकि तब बहुत धीरे-धीरे सारी की सारी चीज़ें लोड होती थी और मैक्सिमम वेबसाइट्स बस जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस ही यूज़ करती थी। बाकी सारे फ्रेमवर्क्स वगैरह भी उतने ज़्यादा हेवी एनिमेशंस वगैरह नहीं यूज़ होते थे। बहुत सारी दिक्कत होती थी, सिर्फ़ इसी वजह से क्योंकि सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता था। अब सर्वर लोड कैरी कर सकता है तो अब तुम लोग कर सकते हो। अब तुम लोगों ने तीनों चीज़ें सीख ली इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और तुम्हारा एक्सटर्नल सीएसएस। अच्छा हम लोगों को यूज़ ही यार एक्सटर्नल सीएसएस करनी है तो हम लोगों ने फिर इंटरनल और इनलाइन सीएसएस को सीखा ही क्यों? ठीक है? ये क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे माइंड में। तो उसका भी देख लेते हैं। हमारे पास सीएसएस जो होती है, वो 3 प्रायोरिटी में चलती है, ठीक है? 3 नहीं एक्चुअली 4 प्रायोरिटीज़ में चलती है, ठीक है? तो मैं पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और जो तुम्हारी लास्ट है, फोर्थ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट में जो प्रायोरिटी आती है हमारे पास सीएसएस के पास, वो आती है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस की, जिसको तुम लोग यूज़ करते हो। हमको ये चीज़ पता कैसे चलेगी? हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर वाली प्रायोरिटी देख लेते हैं, इनकी प्रायोरिटी नंबर 3 देख लेते हैं। प्रायोरिटी नंबर 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इंटरनल सीएसएस का। तो मैं स्टाइल के सॉरी हेड टैग के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड करता हूँ। इधर जाके मेरे को टाइप डिफाइन करना पड़ेगा टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, ठीक है? और फिलहाल हम लोग अपने वेब पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यार हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है? जो कि H1 है हमारा, एक येलो कलर का टैग है, क्लियर? मैं यहाँ पे जाके इसको बोलता हूँ कि यार जो H1 टैग है, उसको तुम क्या कर दो, जो इसका कलर है वो तुम क्या कर दो यार व्हाइट कर दो, ठीक? मैंने उसका कलर क्या करवा दिया, व्हाइट करवा दिया। तो तुम जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि H1 का कलर जो है वो ऑटोमैटिकली व्हाइट हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे लास्ट होती है, ठीक है? और उससे ज़्यादा प्रायोरिटी की चीज़ होती है हमारी इंटरनल सीएसएस।
इसके बाद हमारे पास जो लास्ट प्रायोरिटी होती है, सेकंड लास्ट प्रायोरिटी जो है हमारे पास, सॉरी सेकंड प्रायोरिटी है जो है हमारे पास, वो होती है इनलाइन। तो हम लोग H1 के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाके स्टाइल टैग ऐड कर लेते हैं और इधर जाके हम लोग इसको बोलते हैं कि यार कलर इसका कर दो तुम एक्वा, ठीक है? तो इसका जो कलर है अगर यहाँ पर देख सको तो, ठीक है? तो इसका जो कलर है वो हो चुका है एक्वा में कन्वर्ट, जो हमारे पास H1 था। क्योंकि इनलाइन सीएसएस जो है वो सबसे ज़्यादा डिफाइन करती है कि यार क्या हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होनी चाहिए। अच्छा, जो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करता हूँ कि यार सबसे नंबर 1 पे जो सीएसएस अपनी प्रायोरिटी लेती है, वो किस चीज़ को लेती है? तुम किसी भी स्टाइल प्रायोरिटी सॉरी जो भी तुम्हारी स्टाइल प्रॉपर्टी है, उसके आगे तुम लोग क्या करोगे? यहाँ पे जाके सॉरी इधर जाके तुम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे और इसको बोल दोगे इम्पोर्टेंट, ठीक है? जहाँ पर भी तुमने इम्पोर्टेंट बोल दिया ना, वो उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे ले लेगा, चाहे वो इंटरनल सीएसएस हो, चाहे वो इनलाइन सीएसएस हो, चाहे वो एक्सटर्नल सीएसएस हो। तुमने इम्पोर्टेंट बोला, तो वो सारी की सारी चीज़ों को इग्नोर करके क्या करेगा, उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगा देगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें मेरे को पता कैसे चल रही है कि यार ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ओवरराइड हो रही हैं एक-दूसरे से, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना इसको हटा लेता हूँ। ठीक है? तो ताकि हमारे पास फिलहाल तीनों प्रायोरिटी की चीज़ें चल रही हो। इनलाइन सीएसएस भी चल रही है हमारे पास, हमने यहाँ पे एक्सटर्नल भी लगा रखी है, यहाँ पे इंटरनल सीएसएस भी लगा रखी है और इधर हमने क्या लगा रखा है, इनलाइन सीएसएस लगा रखी है। हम लोग यहाँ चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं और बजाए कि अब यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे आने के यहाँ इंस्पेक्ट पे चलते हैं। इंस्पेक्ट पे मैं जैसे ही जाऊँगा, इसको बोलते हैं क्रोम डेवलपर टूल्स बोलते हैं इसको, ठीक है? क्रोम डेवलपर टूल्स। यहाँ पे जाके हम लोग देख सकते हैं कि यार जो मैं कलर एलिमेंट है ना, अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, H1 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? जैसे मैंने H1 के ऊपर होवर कर रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो, ये H1 को यहाँ पे हाइलाइट कर देता है, ठीक है? मैंने H1 को सिलेक्ट करा, अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कौन-कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ ऑटोमैटिकली यहाँ पर लगी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है? तुम लोगों को शायद अभी समझ में ना आए, ठीक है? जैसे कि फ़ॉन्ट वेट है वो बोल्ड हो रखा है, जो H1 होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड ही आता है, ठीक है? हम लोग चलते हैं कलर वाली प्रॉपर्टी में। हमने सबसे पहले इसको जो कलर दिया था, सॉरी इधर चलते हैं। जो हमारा कलर की प्रॉपर्टी है वो है व्हाइट इंटरनल सीएसएस में। तो हम यहाँ पर गए, जो कलर की प्रॉपर्टी थी वो थी व्हाइट और इसको इसने क्या कर रखा है, क्रॉस कर रखा है कि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे डली हुई है कोड में, बट वर्क नहीं कर रही है। सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो ये दिखा भी रहा है कि स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी डली हुई है जिसमें कलर जो है वो येलो कर रखा है, जो कि हमने यहाँ पर कर रखा है। अगेन इसको क्रॉस कर रखा है कि इस वाली प्रॉपर्टी को भी ओवरराइड कर दिया है। लास्ट हमारे पास क्या है, एलिमेंट डॉट स्टाइल के नाम से, कि यार एलिमेंट के अंदर ही जाके स्टाइल कर रखा उस चीज़ को, ठीक है? वहाँ पे क्या कर रखा है हमने, कलर को एक्वा कर रखा है, जो कि हमने इंटरनल सॉरी इनलाइन सीएसएस में करा था। कलर एक्वा को करा था हमने और ये चीज़ अभी यहाँ पे एक्टिवेट है, ठीक है? इसको मैं यहाँ से अनचेक कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, वो सेकंड प्रायोरिटी वाली चीज़ को यहाँ से इसने येलो ऐड कर दिया, ठीक है? और फिर यहाँ से इसने इसको ऐड कर दिया। मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को चेक और अनचेक करके देख सकता हूँ, ठीक? तो मैं फिलहाल के लिए ऑन कर देता हूँ। ये हो गया और लास्ट चीज़ हम क्या करते हैं यार, इस वाइट वाली प्रॉपर्टी के आगे इम्पोर्टेंट लगा के देख लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो मैं इधर जाता हूँ और अब इधर देखो, जो एलिमेंट डॉट स्टाइल था वो भी खत्म, जो हमारे पास कलर येलो था वो भी खत्म। जो सेकंड प्रायोरिटी वाली चीज़ है हमारे पास व्हाइट, उसको मैंने इम्पोर्टेंट कर दिया है, इस वजह से वो यहाँ पे वर्क कर रही है। मैं इसको हटाऊँगा तो हमारे पास जो इनलाइन सीएसएस थी वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसको मैं वापस ऑन कर देता हूँ, ठीक है? इस कंसोल के बारे में हम लोग जैसे-जैसे सीएसएस पे जाएँगे, उसके बारे में हम लोग और ज़्यादा सीखते रहेंगे कि यार ये क्या चीज़ है? इतने सारे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं और किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल के लिए तुम लोगों को बस सीएसएस की यही प्रॉपर्टीज़ देखनी है। यहाँ पर ये देखने के लिए तुम काम कर सकते हो कि कौन-सी प्रॉपर्टी हम लोग एक्चुअली वहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे डली हुई है बट काम नहीं कर रही है। सीएसएस है ना वो, यार कैसे समझाऊँ? एक ऐसी लेडीज़ लगा लो जो कि बहुत जल्दी बुरा मान जाती है और तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्यों बुरा मानी हुई है, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए तुमको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, तुमको बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। जो एचटीएमएल है ना यार, वो बड़ी भाईचारे वाली लैंग्वेज है, ठीक है? कि यार तुमने अगर थोड़ा-सा कोड गलत भी कर दिया ना, तो वो आधा कोड तो खुद ही ठीक कर देती है और अगर तूने कोड को हद से ज़्यादा गलत कर दिया, तो वो क्या करेगी, एचटीएमएल क्या करेगी यार, उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी स्टाइलिंग होती है, उसके अंदर यानी कि एक पैराग्राफ वाले स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है? वो बुरा नहीं मानती, ठीक है? एचटीएमएल जो लैंग्वेज है, वो बुरा नहीं मानती किसी भी चीज़ का। सीएसएस बहुत जल्दी बुरा मान जाती है, ठीक है? और ये मुँह सड़ा के बैठ जाती है। यहाँ पर तुमको ये देखना होता है कि यार क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पर फिर तुम लोग क्रोम डेवलपर टूल्स में आके देख सकते हो, कि यार यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? क्यों ओवरराइड किया जा रहा है किसी भी चीज़ को?
जो प्रॉपर्टी तुम लोग यूज़ कर रहे हो या तुम लोगों ने यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस में लिख दिया कि यार कलर येलो, और तुम लोग ना यहाँ पर इंटरनल सीएसएस लगाकर भूल गए, ठीक है? यहाँ पे इंटरनल सीएसएस लगाकर भूल गए या कहीं पर तुम लोग इम्पोर्टेंट लिखकर भूल गए, कोड बहुत बड़ा हो गया, तब हो जाती है ये सारी चीज़ें। तब तुम लोगों को पता करना है कि यार मैं यहाँ पे येलो लिख रहा हूँ, फिर ये यहाँ पे व्हाइट क्यों चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो तुम लोग यहाँ पर आके देख सकते हो कि यार इस पे कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं, कहाँ-कहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पे इनफैक्ट ये भी दिखा रहा है कि index.html में कौन-सी लाइन पे लगी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ चलते हैं, तो लाइन नंबर 7 पे हमारे पास ये है एक्वा कलर का सॉरी इधर, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कलर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह H1 के अंदर हमने डाल रखी है। तो यहाँ पे आके तुम लोग देख सकते हो कि यार कौन-सी प्रॉपर्टीज़ हमने डाली थी और एक्चुअली कौन-सी एक्टिवेट है। फिर तुम लोग फिगर आउट करोगे कि यार इस चीज़ को अब मेरे को ठीक कैसे करना है आगे जाके। यही जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के अंदर आते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट या पाइथन वगैरह के अंदर आ जाते हैं, तो इसी सेम प्रोसेस को हम लोग डीबगिंग बोलते हैं। यार कोई बग आ रहा है कि तुम कुछ करना चाहते हो बट वैसा हो नहीं रहा है, तो वो चीज़ कैसे ठीक होगी, वो चीज़ यहाँ पर ऐसे देखना पड़ता है। एरर्स वगैरह देखनी पड़ती है। अब सीएसएस में एरर तो आएगी नहीं कभी भी, तो यहाँ पर तुम लोग देखो। इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस दोनों टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। ये वाला तुम पूरा का पूरा अपना नोट्स जो है वो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? और पूरा डिटेल में तुम लोग को पता चल रहा है कि क्या-क्या चीज़ें हैं। सीएसएस का कोड भी तुम लोग कमेंट कर सकते हो, किस तरीके से सेम जैसे मैंने तुमको बताया था कि यार मेरे को ये जो बैकग्राउंड कलर है क्रिम्सन इसको कमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करूँगा, तो ये कमेंट हो चुका है। अगेन अगर तुम लोगों को कस्टम कमेंट करना हो तो तुम लोग क्या करोगे फॉरवर्ड स्लैश सीएसएस में ये स्पेसिफिक है, तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार जैसे ही तुम लोग ये डालोगे तो हमारा जो कमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी। और स्टार फॉरवर्ड स्लैश लगा के उस कमेंट को वहाँ पर क्लोज़ कर सकते हो, अगर तुमको मल्टीपल लाइन्स में कमेंट डालना है तो, ठीक है? वरना सिंपल कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट या अनकमेंट कर सकते हो। क्लियर? तो हमारे ये वाले आज के दोनों टॉपिक हो गए हैं खत्म। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो? उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यार इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस तीनों क्या होती हैं, कहाँ-कहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करेंगे यार, मैक्सिमम टाइम हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस के साथ ही काम करते हैं। बहुत रेयरली ऐसा कोई केस होता है कि हम लोगों को इंटरनल सीएसएस यूज़ करनी पड़े या फिर हम लोगों को इनलाइन सीएसएस यूज़ करनी पड़े, उसको अवॉइड ही करते हैं हम लोग। आज का थर्ड टॉपिक हमारा और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है हमारे पास सीएसएस के अंदर ही हम लोग क्लासेस और आईडीज़ के बारे में सीख लेते हैं। हमने थोड़ा बहुत एचटीएमएल के अंदर देख रखा है कि यार आईडी वगैरह क्या होती है, किस तरीके से काम करते हैं। मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया भी था कि यार आईडी क्या होती है। जैसे हम लोग एक स्कूल के बारे में देख लेते हैं, तो स्कूल में अलग-अलग क्लासेस बनी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं यार, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक क्लास का नाम दे देते हैं कि यार ये 40-50 बच्चे हैं, ये क्लास 1 में पढ़ते हैं, ये 40-50 बच्चे हैं, ये क्लास 2 में पढ़ते हैं और ये कुछ एक बच्चे का ग्रुप है जो कि क्लास 3 में पढ़ता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से अलग-अलग क्लासेस चलती हैं। तो जब भी मैं कॉल करूँगा किसी भी क्लास को, तो जब मैं बोलूँगा कि यार क्लास 5th आ जाओ, तो क्या होगा यार, कोई एक बच्चा नहीं आएगा, वो पूरी की पूरी क्लास आएगी, पूरा का पूरा ग्रुप आएगा एक साथ, ठीक है? सेम चीज़ जब मैं उसका ऑपोज़िट देख लूँ कि यार मेरे को एक सिंगल बच्चा चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, उनको एक आईडी दे दूँगा। तो तब मैं जब मैं जाके उनको बोलूँगा कि यार ये वाली आईडी का स्टूडेंट मेरे को एक स्पेसिफिक चाहिए, तो मैं उस आईडी के बच स्टूडेंट को बुला सकता हूँ। हाँ, कृष्ण बोलो। ये सेम उसकी तरह है ना, एचटीएमएल जो क्लास और आईडी थी। हाँ, हाँ, सेम एग्ज़ैक्टली सेम है, ठीक। ठीक है? मैं बस डिफरेंस बताना चाह रहा था कि यार हम लोगों ने एचटीएमएल के अंदर सिर्फ़ आईडी का यूज़ करा था और वो बहुत छोटा-सा यूज़ था। तुम लोग सीएसएस का यूज़ ऑलमोस्ट 95% जगह हम लोग क्लासेस और आईडीज़ का ही यूज़ करते हैं सीएसएस में, ठीक है? तो बिना क्लास और आईडी के तुम लोग सीएसएस नहीं लिख पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। क्लास के अंदर अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यार जब भी हम लोगों को ग्रुप बनाना है किसी भी चीज़ का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लास का नाम दे देंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, हम लोग यहाँ चलते हैं, वापस अपने यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? इसको 100% कर देते हैं। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ्स थे यहाँ पे, ठीक है? 5 पैराग्राफ है फिलहाल हमारे पास यहाँ पे, और हमने क्या बोला है कि यार जितने भी पैराग्राफ हैं, उन सबको क्या एक कलर दे दो, एक्वा कलर दे दो। तो इन सबका कलर क्या हो रखा है? एक्वा हो रखा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जितने भी पैराग्राफ है ना, ये सारे के सारे एक्वा कलर के ना हो। मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पैराग्राफ जो है, वो डिफरेंट कलर का हो और सेकंड और फोर्थ पैराग्राफ जो है, वो डिफरेंट कलर का हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा यार, इसके लिए या तो मैं अब यहाँ पे अलग से जाके सबके लिए इंटरनल सीएसएस का यूज़ करूँ, सॉरी इनलाइन सीएसएस का यूज़ करूँ।
हाँ, तो अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ स्पेसिफिक पैराग्राफ्स को अलग स्टाइलिंग देनी है और बाकी स्पेसिफिक पैराग्राफ्स को अलग स्टाइलिंग देनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं इंटरनल सीएसएस लिखूँ, बट जैसे कि अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही सीखा था कि यार इंटरनल सीएसएस यूज़ करना उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या इसको देंगे, पी-टैग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक एट्रिब्यूट और ऐड करते हैं हम लोग जिसका नाम है क्लास। ठीक है? तो हम लोग क्लास प्रोवाइड कराते हैं उसको और क्लास में मैं लिख देता हूँ रेड टेक्स्ट। ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड डैश टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को जितने भी टेक्स्ट को, अब मैंने यहाँ पे रेड टेक्स्ट लिख तो दिया है, तुम लोग लिटरली यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। ए टू ज़ेड कुछ भी नाम दे सकते हो, बस ऐसा नाम देना जो कि पढ़ के तुम लोग आगे समझ सको कि यार मैंने ये नाम इसको क्यों दिया था। जैसे मैंने उसको नाम दिया रेड टेक्स्ट, तो मैं पढ़ते ही समझ जाऊँगा कि यार मैंने जो रेड टेक्स्ट का नाम दिया, मतलब जो टेक्स्ट है वो रेड हो रहा है इस क्लास की वजह से। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे सीएसएस में चलते हैं और इधर जाके मैं डालूँगा रेड टेक्स्ट, कर्ली ब्रेसेस, और इधर जाके मैं बोलता हूँ जो इसका कलर है, सॉरी, जो इसका कलर है वो कर दो तुम रेड। ठीक है? रेड कर दिया। मैं ये वाला पैराग्राफ का स्टाइल यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब सेकंड चीज़, जैसे कि मैंने बताया था कि यार जब भी हम लोग को आईडी का यूज़ करना होता है तो हम लोग हैश का यूज़ करते हैं और क्लास का यूज़ करने के लिए हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं। तो जो डॉट होता है वो होता है क्लास सिलेक्टर, ठीक है? यहाँ पर तुम लोगों को डायरेक्ट पूरे के पूरे टैग का यूज़ करना था, तो उसके लिए तुमको अलग से किसी सिलेक्टर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब भी तुम क्लास या आईडी को डिफाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर तुमको सीएसएस को पहले बताना पड़ेगा कि यार जो तुम डिफाइन कर रहे हो वो क्लास है या आईडी है। तो मैं क्लास को डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्लास के नेम से पहले एक डॉट लगाऊँगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाऊँगा, ठीक है? उसके बाद मैं आगे क्लास का नेम लिखूँगा और फिर यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी। 1 सेकंड, मैंने टेक्स्ट करा और ये क्या हो रहा है? अच्छा, मैंने रेड के ऊपर ऐड कर दिया क्या? व्हाइट देखूँ? फ़र्क नहीं पता चलता है। मैं बॉडी के ऊपर से भी स्टाइलिंग हटा देता हूँ ताकि इतना भद्दा ना लगे दिखने में। H1 इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब सही है, अब अच्छा वर्क कर, मैंने इसको व्हाइट कर दिया था, वापस इसको रेड कर देते हैं, ठीक है? रेड टेक्स्ट। तो हमारा जो पहला वाला पैराग्राफ था जिसको हमने क्या दी थी, एक क्लास दी थी रेड टेक्स्ट के नाम से, वो क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा यार, मैं मेरे को जिन भी जो हमारे पास टेक्स्ट है, उनका कलर मेरे को रेड करना है। मैं उसको कॉपी करूँगा, मैं इस टेक्स्ट की लाइन को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे जाता हूँ। मेरे को एक पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ को रेड कलर देना है, तो पी-टैग स्पेस डाल के पेस्ट, ठीक है? स्पेस का याद रखना यार, अगर तुम लोग स्पेस नहीं डालोगे तो जो क्लास है वो पी के साथ मर्ज हो जाएगी, वो पी क्लास बन जाएगा और इस नाम से कुछ भी नहीं होता तो एरर आएगी। ये हो गया। तो मैंने रेड टेक्स्ट के नाम से 3 बना दिए और यहाँ पे देख सकते हो कि टॉपिक खत्म होने वाला है। क्लास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या करा था यार, जितने भी पैराग्राफ टैग को हम लोगों ने क्लास रेड रेड टेक्स्ट के नाम से हम लोगों ने जितने को भी क्लास दे दी थी, वो सारे के सारे हो चुके हैं यहाँ पे रेड। अब मैं क्या करता हूँ यार, इधर चलते हैं हम सेकंड पैराग्राफ में और हम लोग यहाँ पे रेड की जगह अब इसको नाम देते हैं ब्लू, और मैं अब इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है? मैंने इसको कॉपी कर लिया एक, और शायद ठीक है, ब्लू टेक्स्ट कर लिया। अभी मैंने सिर्फ़ इसको सीएसएस के सॉरी, जो एचटीएमएल है मैंने उसको सिर्फ़ क्लास दी है। अभी मेरे को यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, उसको स्टाइल करना पड़ेगा। अब मैं बोलूँगा कि यार ये जो ब्लू टेक्स्ट के नाम से जो भी क्लास है, उसका जो कलर है वो क्या कर दो, ब्लू कर दो। ठीक है? तो अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैंने जितनों को भी क्लास दी थी ब्लू के नाम से, वो सारी की सारी हो चुकी हैं ब्लू। क्लियर? अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं H1 को बोल देता हूँ यार, ठीक है? यहाँ से मैं सबसे पहले ना फालतू के सारे सेट जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है ना चीज़, अब बाय डिफ़ॉल्ट वाला ठीक है। अब हमारे पास जो ब्लैक कलर का हमारे पास जो प्रॉपर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वो चल रहा है।
अब मैं क्या करूँगा, मैं H1 को जाके एक आईडी प्रोवाइड कराता हूँ। आईडी हमेशा एक यूनिक चीज़ को दी जाती है। तुम आईडी सिर्फ़ तब दोगे जब तुम्हें पता है कि ये वाली आईडी तुम सिर्फ़ एक जगह पे यूज़ कर रहे हो और इस आईडी का और कहीं भी यूज़ हाँ, जैसे कोई लॉगिन का बटन तुमने बनाया है, तो लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद जितना भी डाटा है वो सारा का सारा सर्वर पे ही जाएगा। एक स्पेसिफ़िक पेज ही खुलेगा, वहाँ पर तुम लोग आईडी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर तुम्हारा ऐसा कोई प्लान नहीं है आगे जाके, अगर तुम चाहते हो कि एक बटन पे क्लिक होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हों या फिर बहुत सारे बटन्स को एक ही क्लास के साथ कलेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्लास का यूज़ करेंगे। बट बटन्स ज़्यादा यूनिक होते हैं इसलिए उनके साथ हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं। तो H1 को मैं एक आईडी दे रहा हूँ और इस आईडी को मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेड नहीं, ग्रीन, ठीक है? सिर्फ़ ग्रीन लिख के मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। मैं यहाँ जाता हूँ और इधर जाके मैं बोलूँगा ग्रीन जो हमारे पास आईडी है, उसका कलर तुम का जो कलर है वो तुम ग्रीन कर दो, ठीक है? अब अगेन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लास सिलेक्टर का यूज़ करा था डॉट के साथ, ठीक है? डॉट यूज़ करी थी हमने क्लास सिलेक्टर के लिए यहाँ पे, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे आईडी सिलेक्टर यूज़ करेंगे हैश। तो जैसे ही मैं हैश का यूज़ करूँगा उसको पता चल जाएगा कि मैं कोई आईडी सिलेक्ट कर रहा हूँ और वो ग्रीन सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि हमारा जो H1 है, वो हो चुका है ग्रीन कलर में कन्वर्ट, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्लासेस और आईडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ मैंने तुमको यहाँ पर भी बता रखी है। और आईडी का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं? हैश का यूज़ करके और क्लास का यूज़ कर सकते हैं। स्पैन टैग के बारे में मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया था उस वाली क्लास में, ठीक है? तुम लोगों को कोई भी सेक्शन को डिवाइड करना है तो वहाँ पे तुम लोग स्पैन का यूज़ कर सकते हो। और स्पैन के अंदर तुम लोग लिटरली कुछ भी डाल सकते हो, कोई पैराग्राफ डाल सकते हो, कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, कोई इमेज डाल सकते हो, कोई लिंक डाल सकते हो या फिर इन सब चीज़ों का कोई कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, स्पैन के अंदर तुम कुछ भी डाल सकते हो, वो बस थोड़ा-सा सेपरेट हो जाएगा एक सेक्शन को। ठीक है? तुम उसको एक सेपरेट तरीके से स्टाइल कर सकते हो इसलिए हम लोग अ, उसका यूज़ करते हैं, स्पेन टैग का यूज़ करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? तो यूनिक चीज़ के लिए एक सिंगल यूनिक चीज़ के लिए आईडी का यूज़ करेंगे और एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्लास का यूज़ करेंगे। हाँ, कृष्ण बोलो भाई। जो हमने कलर के पीछे कलर देने के बाद सेमीकोलन लगाया का अगर ना लगाए तो? नहीं लगाओगे तो देखो जब सिंगल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं मैं यहाँ से हटा दूँगा तो कोड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अभी भी ये ग्रीन रहेगा। बट अगर मैं इसको हटा के फिलहाल मैंने तुम लोगों को एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवा रखा है, ये प्रिटियर के नाम से यहाँ पे तुम लोग अपने वीएस कोड में दिख जाएगा। ये क्या करता है तुम्हारी जो ऐसी छोटी-मोटी फॉल्ट्स होती हैं तुम्हारे कोड के अंदर वो उसको ऑटोमैटिकली ठीक कर देता है। जैसे मैं अगर इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, तो ये ऑटोमैटिकली यहाँ पे इसको डाल देगा, ठीक है? सेव करते ही कोड को सेव करते ही उसको ठीक कर देता है। बट अगर तुम लोग नहीं डालते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, ये चल जाएगा। हम लोगों ने अभी तक यार क्या किया था, हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर का यूज़ कर रखा था हमने, ठीक है? यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करा था अपनी बॉडी का यूज़ और टैग का यूज़ सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी एक ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर वेबसाइट के। इस तरीके से कर सकते हैं या तो मैं क्या करूँ एक बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी दे दूँ, जैसे मैं यहाँ पे येलो दे सकता हूँ या फिर मैं बैकग्राउंड इमेज दे सकता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ चलता हूँ, ठीक है? अगर मैं जाके बोलूँ बॉडी टैग के अंदर, ठीक है? क्योंकि बॉडी टैग के अंदर लिटरली जैसे मैंने बताया था कि जितना भी कंटेंट तुम देख रहे हो अपने वेब पेज के ऊपर वो सारा का सारा कहाँ पर आ रहा है? बॉडी टैग के अंदर आ रहा है। तो बॉडी के अंदर जाके अगर तुम बोलते हो कि यार इसका जो बैकग्राउंड कलर है, वो तुम कर दो एक्वा, ठीक है? तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी बॉडी का कलर क्या कर देगा, एक्वा में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो अगर ये पेज बड़ा भी होता चला जाएगा, तो वो जो एक्वा कलर है वो उसके हिसाब से एडजस्ट होता चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि बजाए कि यहाँ पे मैं कोई क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक कोई कलर यूज़ करने के, मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज यूज़ करूँ। तो मैं यहाँ से unsplash.com पे जाता हूँ फिर से, ठीक है? और यहाँ से हम टैक्सी इमेज डाल लेते हैं, आर्ट 3D रेंडर है, पंकिन। मैं आता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस तुम डाउनलोड करके भी लगा सकते हो सेम जैसे हम लोग इमेज यूज़ करते थे। मैं सीधा कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके मैं क्या बोलूँगा, बैकग्राउंड इमेज जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाला ना, तो मैं यहाँ पे क्या जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाके बोलूँगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है? और यहाँ पे मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा एक यूआरएल। यूआरएल के बाद आएँगी पैरेंथेसिस, ठीक है? जिसको हम लोग ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस वाले यूआरएल को यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कर दिए यूआरएल वाला पेस्ट, ऑल्ट ज़ेड से मैं टेक्स्ट रैप कर लेता हूँ। यहाँ चलते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि हमारी जो इमेज है, वो एज़ इट इज़ यहाँ पर आ चुकी है।
एक चीज़ जो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यार हम लोगों ने यहाँ से इमेज एक ही कॉपी करी थी, ये वाली, बट यहाँ पर सेम चीज़ हमको बहुत बार रिपीट दिख रही है और यहाँ पे नीचे भी पिंक से कलर का है, ये क्या कर रहा है यार, इसको रिपीट कर रहा है बार-बार, बैकग्राउंड को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। इधर भी रिपीट हो रही है, लेफ्ट टू राइट भी रिपीट हो रही है और टॉप टू बॉटम भी रिपीट हो रही है बार-बार। इस चीज़ को तुम लोग अलग से और प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करके इसका बैकग्राउंड जैसे यहाँ पे कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट इज़ इक्वल टू नो रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है? तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड रिपीट इज़ नो रिपीट, ठीक है? सॉरी इक्वल का निशान कॉलम आ तो अगर मैं ये कर देता हूँ तो यहाँ पे आके देख सकता हूँ कि जो रिपिटिशन है वो हो चुकी है बंद, ठीक है? अब सिंगल इमेज आ रही है, बट वो सिंगल इमेज स्पेस इतना ही कवर कर रही है तो बाकी का पूरा-पूरा जो स्पेस है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्हाइट रहता है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यार मैं इस पूरी की पूरी इमेज को कवर कर सकता हूँ अपने पेज के ऊपर, तो मैं यहाँ पे डालूँगा बैकग्राउंड साइज़ जो है, वो तुम कर दो कवर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको बैकग्राउंड साइज़ बैकग्राउंड साइज़ कर दो कवर, ठीक है? और जैसे ही मैं इसको कवर करूँगा, ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे पेज को कवर कर देगा। अब इमेज लंबी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे मैं शायद एचटीएमएल का कंटेंट थोड़ा-सा बढ़ा के दिखा सकूँ, पैराग्राफ टैग कॉपी करके। शॉर्ट शॉर्ट पेज हमारा ऑलमोस्ट लाइन 1000 क्रॉस्ड। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ये रही हमारी इमेज, एक्चुअली कवर कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो अब इमेज का साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारा और ये पूरी की पूरी कंटेन कर रही है, पूरी-पूरी कवर कर रही है हमारे पूरे वजह से इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेच फ़ील तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास हो चुकी है यार, जितने भी टॉपिक थे हमारे वो हो चुके हैं खत्म, ठीक है? हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा है क्या होती है इंटरनल सीएसएस, क्या होती है एक्सटर्नल सीएसएस। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या होती है हमारी क्लासेस, क्या होती है आईडीज़, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, कौन से सिलेक्टर का यूज़ करते हैं और लास्ट में हम लोगों ने एक छोटी-सी, बहुत छोटी के बारे में सीखा जो कि थी कि बैकग्राउंड में कलर्स और बैकग्राउंड में इमेज का यूज़ कैसे करते हैं और जब इमेज थोड़ी अजीब तरीके से वर्क करने लग जाए तो उसको हम लोग ठीक कैसे करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड रिपीट को हम लोग रिपीट कर सकते हैं और बैकग्राउंड साइज़ को हम लोग कवर कर सकते हैं। वैसे हमेशा ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग नो रिपीट से ही काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आएँ। मेरे स्टूडेंट्स वगैरह को मैंने देखा है जब वो लोग यहाँ पे बैठ के एक्चुअली तो वो लोग छोटी इमेजेस का यूज़ करके बहुत अच्छे पैटर्न बना लेते हैं, बैकग्राउंड रिपीट से ही। काफ़ी बढ़िया लगता है वो भी, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आज की क्लास में हो मैं कवर पंपकिन की दिखा रहा हूँ। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? पहले की हमारे साथ हम इमेज को किसी स्पेसिफिक जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि हमको बटन के नीचे चाहिए और एंड ज़्यादा, जैसे हमने कोई बटन लगाया उसमें पेज पे, ठीक है? और उस बटन के नीचे इमेज चाहिए बैकग्राउंड में, बट उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसके इमेज से लाइक 2 पिक्सल चारों तरफ बड़ा हो बस। यार देखो, मैंने बैकग्राउंड इमेज की जो प्रॉपर्टी दी है ना, वो मैंने दी है बॉडी को। इस वजह से वो आ रही है पूरी की पूरी बॉडी में। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इसको बोलूँ कि यार जो ब्लू टेक्स्ट है ना, इसका तुम क्या करो, इसको तुम एक बैकग्राउंड इमेज दे दो। वहाँ पे जाते हैं और एक यूआरएल डिफाइन करवा लेते हैं और अनस्प्लैश से जाके ना एक और कोई ठीक कर सकते हैं और ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ है, इनवर्टेड कॉमास और यहाँ ठीक है? तो जितने भी ब्लू टेक्स्ट वाले हमारे पैराग्राफ थे, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि उनके पीछे ये कलर नहीं है, वो बैकग्राउंड इमेज है। तो तुम यही सेम चीज़ कर सकते हो कि तुमको बटन के नीचे चाहिए यार कोई भी इमेज, तो जिस भी एलिमेंट के लिए चाहिए, उस एलिमेंट को एक बैकग्राउंड इमेज दे सकते हो। या डायरेक्ट यार वहाँ पे तो तुम लोग इमेज टैग का भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? उसके बाद उसको सीएसएस से स्टाइल कर सकते हो, कि वो बटन के नीचे शो नहीं चालू हो जाए। क्लियर? क्लास आज की खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ हमारा डिव टैग कलर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी तुमको काफ़ी कुछ बता दिया है, तो थोड़ा-सा और बचा है, वो भी हो जाएगा। ये वाले 3 टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, डिव टैग, कलर्स और फ्लोट एंड क्लियर। इससे पहले कि पीपनी वाले का मैं जाके आ जाऊँ, मिलेंगे हम लोग परसों।